आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है रेनबो एजुकेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ द चैप्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल पॉइंट्स, की टर्म्स विद एक्सप्लेनेशन, समरी ऑफ द चैप्टर, subjective questions from NCERT book, objective question from previous year questions of competitive exams like JSSC, JPSC, teacher eligibility test, CTET, other TET and also PGT and TGT। सबसे पहले हम लोग देखते हैं purpose of the chapter। The introductory chapter serve as a foundation for studying history। Its main purposes are, अगर हम लोग purpose देखें चैप्टर का तो उसका कुछ main purpose है, एक एक करके देखते हैं। Introduce the study of the history. It answers why we study the past and how it helps us understand the present world. History is described as a chronological account that helps us understand our present society and its challenges. देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री का। आखिर करते क्यों ऐसा, आप समझिए। जब भी हम लोग पास्ट को अच्छे से समझ जाएंगे, पास्ट के बारे में जान जाएंगे, तो हम लोग प्रेजेंट वर्ल्ड को समझ में आएगा कि हम पीछे पीछे से अभी तक कितना डेवलप हो चुके हैं। और साथ ही साथ हिस्ट्री जो होता है वो डिस्क्राइब करता है क्रोनोलॉजिकल अकाउंट, मतलब कि हर साल क्या क्या हुआ, एक साल के बाद दूसरा साल क्या हुआ, तीसरा साल क्या हुआ, एक सेंचुरी के बाद दूसरा सेंचुरी क्या हुआ। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा प्रेजेंट सोसाइटी पहले के मुकाबले कितना डेवलप हो चुका है। साथ ही साथ अभी के सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि पास्ट के टाइम के चैलेंजेस से मिलते जुलते हैं, और पास्ट में उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया गया था और अभी के चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक रेफरेंशियल पॉइंट मिलता है जिससे हम चैलेंजेस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ पास्ट में जो एरर लोगों ने किए हैं, जो गलतियां की है, उन गलतियों से हम लोग कैसे बच सकते हैं। दूसरा पर्पस है एक्सप्लेन की कंसेप्ट, मतलब कि ये चैप्टर जो होता है वो क्या करता है, कुछ फंडामेंटल टर्म्स या की कंसेप्ट है जिसको वो एक्सप्लेन करता है। जैसे कि फंडामेंटल टर्म्स और मेथड जिसको हिस्टोरियन या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज़ किया था ताकि वो लोग जान सके पास्ट हिस्ट्री के बारे में, कि पास्ट हिस्ट्री में यानी एंशियंट टाइम्स में लोग क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, और ये सब हम किससे जानते हैं, तो अलग अलग क्लूज से। अब वो हिस्टोरिकल सोर्स हो सकता है, सोर्सेज में क्या क्या आ जा सकता है, जैसे कि बुक्स हो सकता है, कॉइन्स हो सकता है, तो ये सारे चीज़ आते हैं जिसका स्टडी करके वो आगे करते हैं। आगे आता है हमारा तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल बिगिनिंग, मतलब कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कैसे बना और जहाँ पे भी वो टाउन बना, गांव बना, जो भी बना, वो बनने का कारण क्या था। सबसे पहले जो लोग थे जो इंडिया में रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, वो किस तरह का एग्रीकल्चर करते थे, उन्होंने सिटीज़ को कैसे बनाया, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो सिंपल सा इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है, इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ते हैं, दूसरा की कंसेप्ट, तीसरा आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल बिगिनिंग्स। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल पॉइंट्स का मतलब कि कौन कौन सा मेन पॉइंट हमें मिलता है इस चैप्टर के अंदर। पहला पॉइंट है अर्लीस्ट पीपल। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, मतलब कई सैकड़ों हजार साल से नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे इंडिया में। These early inhabitants were skilled gatherers who knew about the wealth of plants in the forest। मतलब कि ये लोग जो थे वो बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब आखटन करने में माहिर थे, मतलब चीज़ों को जमा करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। और ये लोग पेड़ को एज अ धन देखते थे, मतलब कि पेड़ को मानते थे कि ये सोर्स ऑफ लिविंग, मतलब इसके बिना हम लोग रह नहीं पाते। साथ ही साथ वो लोग जड़ और फ्रूट्स को भी गैदर करते थे और साथ ही साथ जानवरों का शिकार भी करते थे खाने के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है फर्स्ट फार्मर्स। इन द सुलेमान एंड किरथर हिल्स to the northwest in modern day Pakistan, men and women first began to grow crops like wheat and barley about 8,000 years ago. They also started rearing animals like sheep, goat and cattle and began living in villages। मतलब कि 8,000 साल पहले की बात है। जो पहले फार्मर्स थे वो कहाँ रहते थे, सुलेमान और किरतर पहाड़ी में। और ये सुलेमान किरतर पहाड़ी है कहाँ, तो मॉडर्न डे पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट साइड में। बोलता है मेन और वुमेन जो था स्टार्टिंग में वो लोग फसल को उगाना शुरू किए। और फसल कौन सा उगाते थे, तो व्हीट एंड बार्ली। याद रखिएगा 8,000 साल पहले वो लोग कौन सा फसल उगाते थे, व्हीट एंड बार्ली। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया जानवरों को पालना।
कौन कौन से जानवर पालते थे? तो भेड़, बकरी और मवेशी। और उसके बाद वो लोगों ने गांव फॉर्म करना शुरू किया। हमारा चौथा पॉइंट है राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन का शुरुआत कहाँ हुआ? विंध्या पहाड़ी या विंध्या रेंज के आसपास, जहाँ पे चावल का पहली बार उगाया गया। अदर एग्रीकल्चरल एरियाज क्या था? तो एग्रीकल्चरल ऑल्सो डेवलप्ड इन द गारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता था, और नियर द विंध्यास, मतलब कि सेंट्रल इंडिया। विंध्या रेंज जो होता है वो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में भी ये दो एरिया में हम लोगों ने क्या उगाना शुरू किया था? चावल। और साथ ही साथ यहाँ अदर फार्मिंग चीज़ों को भी शुरुआत किया गया, मतलब एग्रीकल्चरल बहुत ही ज़्यादा शुरू हो चुका था इस टाइम पे। पीपल एंड प्लेसेस के बाद हमारा दूसरा पॉइंट है सिटीज एंड किंगडम, अर्लीस्ट सिटीज। Some of the earliest cities flourished about 4700 years ago on the banks of the Indus River and its tributaries। मतलब कि अगर हम सबसे अर्लीस्ट सिटीज की बात करें तो वो कहाँ फला फूला? तो 4700 साल पहले वो इंदस नदी के किनारे पे फला फूला, और साथ ही साथ उसके जो ट्रिब्यूटरीज थे उन नदियों के किनारे पे शहरों का विकास हुआ। लेटर सिटीज लेटर डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 2500 years ago। 4700 साल पहले तो हमारा इंदस रिवर के किनारे बसा था, लेकिन 2500 साल पहले की बात करें तो वो धीरे धीरे गंगा नदी के किनारे और उसके सहायक नदियों के किनारे भी बसना शुरू हुआ। पावरफुल किंगडम, द एरिया साउथ ऑफ द गंगा नियर द सोन ट्रिब्यूटरी, मॉडर्न डे बिहार, was known as मगध। Its rulers were powerful and set up a large kingdom। मतलब कि वो दोनों के बाद कुछ पावरफुल किंगडम का भी उदय हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो गंगा के साउथ में, जहाँ पे उसका सहायक नदी था सोन नदी, और सोन नदी के पास ही एक किंगडम बसा जिसका नाम था मगध, जो कि मॉडर्न डे बिहार है। यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा किंगडम को स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट एंड ट्रैवल। पीपल ट्रैवल्ड फॉर वेरियस रीजंस, सर्चिंग फॉर लिवलीहुड, escaping natural disasters like flood or droughts, conquering others' land, ट्रेडिंग गुड्स, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड फॉर एडवेंचर। मतलब कि लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे कई कारणों से, जैसे कि वो लोग अपना जीवन यापन के लिए, कोई नेचुरल डिजास्टर से भागने के लिए जैसे कि बाढ़ या फिर सूखा, या फिर दूसरों को जमीन को लूटने के लिए, या फिर व्यापार करने के लिए, या धर्म को फैलाने के लिए, या फिर एडवेंचर के लिए। ये इन कारणों से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। नेम्स ऑफ द लैंड, नेक्स्ट सब टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। तो इंडिया, द नेम कम्स फ्रॉम द रिवर इंदस, ईच वाज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago called it हिंदोस और इंदोस, एंड द लैंड टू इट इट्स ईस्ट वाज कॉल्ड इंडिया। मतलब इंडिया का नाम जो आता है वो सिंधु नदी के नाम से आता है, जिसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत में। ईरानी और ग्रीक लोग जो 2500 साल पहले आए थे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, उन्होंने इंडिया को बोला हिंदोस और इंदोस, और जो लैंड था इसके उत्तरी भाग में यानी कि ईस्ट भाग में उसको बोला गया इंडिया। भारत, दिस नेम वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। द अर्लीस्ट संस्कृत कंपोजिशन डेटेड टू अबाउट 3500 years ago, later it was used for the entire country। मतलब कि भारत जो नाम था वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता था जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे। इनका बारे में मेंशन किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना बुक है संस्कृत में, जो कि लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था। बाद में इसी भारत का नाम पूरे इंटायर कंट्री के लिए कहा जाने लगा। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है की टर्म्स विद एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता क्या है? बुक्स रिटन बाय हैंड, दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और द बार्क ऑफ द बर्च ट्री दैट ग्रोज इन द हिमालयस। दे कैन बी अबाउट रिलीजियस बिलीव्स, द लीव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, एपिक पोम्स एंड प्लेस। मतलब क्या होता था मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब कि हाथ से लिखा हुआ चीज़। किसी भी चीज़ पे अगर तुम हाथ से लिख देते हो और वो हार्ड ना हो, जैसे कि अगर तुम पत्थर में लिखते हो तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कहलाएगा, अगर किसी के गाल पे लिख देते हो तो वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है? उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कहते। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? पेपर, पत्ता या कोई पतली सी चीज़ जिसपे हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे कि तुम हाथ से उठाए एक पेन, एक कॉपी ली और कॉपी का पेज पे लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन पुराने ज़माने में ये किस पे लिखा जाता था?
तो ये लिखा जाता ताड़ के पत्ते पे, जिसको हम लोग पाम लीव्स कहते थे, या बार्क ऑफ द बर्च, यानी कि एक बर्च ट्री होता है, जिस बर्च ट्री उसके छाल पे हम लोग लिखते हैं। हिंदी में बर्च ट्री को बुर्ज का छाल बुर्ज बोलते हैं, उसके छाल को हम लोग बार्क बोलते हैं। ठीक है, ये ट्री मिलता कहाँ है, तो हिमालयन रीजन्स में मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड होता है। अब इनमें पहले लिखा क्या जाता था, तो इसमें धर्म के बारे में लिखा जाता था, राजाओं के बारे में लिखा जाता था, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, या फिर इपिक पोम्स के बारे में, या फिर कोई प्ले के बारे में लिखा जाता था। अब आता है नेक्स्ट टर्म, वो है इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। These are more durable than manuscripts and often contain king's order or records of important events like victories in battle. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? सिंपली कोई भी हार्ड सरफेस वाली चीज़ पे अगर हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि एक पत्थर पे लिख दिए या एक दीवार पे अगर गुदवा दिए, तो ये सब क्या कहलाएगा? इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। और ये लिखा क्या जाता था इसमें? तो राजा के बारे में, राजा का ऑर्डर के बारे में, राजा जो होता है, कोई अगर इम्पोर्टेंट विक्ट्री, किसी बैटल में विक्ट्री मिला है उसको, या फिर और भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट, उनके बारे में ये इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा जाता था। ये ज़्यादातर हम लोग का कॉपर प्लेट पे लिखा जाता था या फिर पत्थर पे लिखा जाता था। नेक्स्ट हम आता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? स्कॉलर्स हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। दे ऑल्सो एक्सकवेट to find objects like tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. By studying bones and plant remains, they determine what people ate in the past and what the people did in the past. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं किसके? मतलब कि वैसा इंसान जो पुरानी पुरानी चीज़ों को ढूंढता है, साथ ही साथ उसके ऊपर रिसर्च करता है, और वो पता लगाता है कि पुराने ज़माने में रहने वाले लोग, पास्ट में रहने वाले लोग किस तरह के वेपन्स यूज़ करते थे, उनका रहना कैसा था, खाना क्या होता था, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता था। तो ये सब जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। सिंपल वर्ड्स में बोले, जो मुर्दों को खोदता है और उसके बारे में जानता है, उसी को हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरियंस। स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट इन अ सिस्टमेटिक वे, they use sources such as manuscript and inscription as clues to find out about our past. मतलब हिस्टोरियन किसको कहते हैं? तो जो नॉर्मली आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो ढूंढते हैं, उसी सामान के बेसिस में एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में या एक सिस्टमेटिक वे में जब वो उस स्टोरी को अरेंज करके, सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को अरेंज करके हम जो दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आर्कियोलॉजिस्ट के ढूंढा हुआ अवशेष उसको एज अ प्रूफ मानता है, इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट लाता है, और उससे क्या करता है? कि स्टोरी फॉर्म करता है जो फैक्ट बेसिस होता है पास्ट के बारे में, उसी को हम लोग हिस्टोरियन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है बीसी एंड एडी। बीसी एंड एडी है क्या? अ सिस्टम हिस्टोरियंस यूज टू काउंट एंड ऑर्गेनाइज डेट। मतलब कि किसी न किसी डेट में हमें हिस्ट्री को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो हिस्टोरियन ने ये दो सिस्टम निकाला, बीसी एंड एडी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उससे पहले के समय को उन्होंने बीसी नाम दिया, और उनके बाद के टाइम को उन्होंने एडी नाम दिया। अब बीसीई भी एक आता है जिसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, वो बीसी और बीसीई दोनों सेम होता है। एनो डोमिनी या एडी, ये जीसस क्राइस्ट के आने के बाद का टाइम है। ये एक लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ठीक है, हमारा चौथा सब टॉपिक है समरी ऑफ द चैप्टर। This chapter explains that history is the study of the past, helping us understand how the present world developed. It answers the basic questions a historian asks: what happened, where it took place, how it happened, and when it happened or occurred. मतलब कि ये चैप्टर सिंपली समराइज करता है हमारे समझाने के लिए कि हिस्ट्री जो होता है वो स्टडी होता है पास्ट का, और हम लोग उसको पढ़ते क्यों। तो हम इसे इसलिए पढ़ते ताकि हम समझ सकें अपने प्रेजेंट वर्ल्ड को कि ये कितना डेवलप्ड हुआ है पुराने समय के कंपैरिजन में। अभी हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है जो पुराने ज़माने से कंपैरेटिव है, ये सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। अब ये पार्टिकुलर चैप्टर हमें किस बारे में बताता है? कि हिस्टोरियन जो होते हैं कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहले व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, वेयर इट टुक प्लेस, कहाँ हुआ था, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ था, एंड व्हेन इट अकर्ड, मतलब कि कब हुआ था। ये चार क्वेश्चन जो होते हैं हिस्टोरियन पूछते हैं, और हिस्ट्री के बुक या चार सवालों के जवाब हमें देते हैं। सबसे पहले द वेयर। इट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ नियर अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी सच एज द नर्मदा रिवर फॉर हंटर गैदरर्स, द सुलेमान एंड किरथर हिल्स फॉर द अर्लीस्ट फार्मर्स, एंड द इंदस एंड गंगा रिवर वैलीज फॉर द
फर्स्ट सिटीज, मतलब कि वेयर, कहाँ पे ये सारा हिस्ट्री हुआ था, यानी कि ये चैप्टर में कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था। तो सबसे पहले अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज देखा गया था कहाँ, नर्मदा नदी के किनारे, सैकड़ों हजारों साल पहले यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। दूसरा था सुलेमान एंड किरतर पहाड़ी, जहाँ पे 8000 साल पहले पहली बार फार्मिंग हुआ था। साथ ही साथ बाद में 4700 के आसपास फार्मिंग के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी, यानी कि जानवरों को पालना पोसना भी उसी वक्त शुरू हुआ था। फिर 4700 के आसपास, 4700 बीसी के आसपास हमने चावल उगाना शुरू किया और अदर एग्रीकल्चर भी शुरू किया। द इंदस एंड गंगा रिवर वैली फॉर द फर्स्ट सिटीज, यानी 4700 साल पहले इंदस नदी के किनारे उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास सिटीज का डेवलप हुआ। फिर गंगा के साउथ पार्ट में फिर मगध एम्पायर या फिर मगध जैसे बड़े बड़े शहरों का उत्पत्ति हुआ, स्ट्रॉन्ग राजाओं का आगमन हुआ 2500 साल पहले। फिर आता है हाउ, it describes how historians and archaeologists find out about the past. They act like detectives using different types of evidence or sources. These sources include manuscript, handwritten books, inscription, writing on hard surfaces and archaeological remains like tools, pottery and bones. मतलब कि दूसरा पॉइंट है कि ये जो हिस्टोरियन बता रहे हैं हमें कि नर्मदा नदी के किनारे अर्ली लोग रहते थे, सेटलर्स जो हंटर गैदरर्स होते थे, वो उनको पता कैसे चला। तो यहाँ कैसे का जवाब है, तो वो कैसे कैसे पता चलता है। हिस्टोरियन 3 तरह के सोर्सेज को अध्ययन किए, जैसे कि सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ये तीनों से जब उन्होंने अध्ययन किया, जब इनके तीनों के बारे में पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि कैसे हिस्टोरियन को पता चला इन सब चीज़ों के बारे में। तो कैसे का जवाब किससे हमें मिला, तो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से। फिर आता है कब, व्हेन, तो it introduces the system of the dating historical event BC and AD as this is a key method for organizing the past in timeline। तो हिस्टोरियन ने सबसे पहले when का जवाब देने के लिए एक सिस्टम बनाया कि वो टाइम होगा क्या। तो उन्होंने सबसे पहले BC बनाया और AD बनाया और जितने भी टाइम हुआ उनको यही दोनों पीरियड के अंदर मर्ज किया, तब हमें पता चलता है कब। तो जैसे कि हम लोग को पता चला कि सुलेमान किरतर पहाड़ी में बार्ली और व्हीट ये दोनों का उत्पादन हुआ कब, तो 8000 साल बीसी में। तो बीसी और एडी इसी काम में आया टैग देने के लिए। फिर आता है हमारे देश का नाम, ठीक है, तो हमारा देश का नाम इंडिया और भारत है। भारत हमारे संस्कृत से आया और इंडिया उसके वेस्टर्न पार्ट को बोला जाता था। इंडिया जो ड्राइव किया गया था रिवर नदी, सिंधु नदी था, उससे लाया गया था, और भारत जो था वो हमारे ऋग्वेद से आया था। चलिए अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। सबसे पहले आता है मैच द फॉलोइंग। तो नर्मदा वैली में कैसे लोग रहते थे, तो हंटिंग और गैदरिंग करने वाले। मगध कैसा किंगडम था, तो ये बिहार के सदर्न पार्ट में सोन नदी के किनारे बसा था। ये पहला बड़ा राज्य था जहाँ के शासक बहुत स्ट्रांग थे। फिर गारो हिल्स, यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर हुआ था 4700 साल के आसपास। इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास क्या हुआ था, तो पहला सिटीज बसा था कब, 4700 साल पहले, जिसको हम लोग इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फिर आता है गंगा वैली। गंगा वैली में लगभग 2500 साल पहले बसना शुरू हुआ था, जैसे कि मगध एम्पायर, वज्जी, ये सब उसी वक्त यहाँ बसना शुरू हुआ था। फिर आता है दूसरा पॉइंट, लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो हम लोग पहले ही जानते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, जो ताड़ के पत्ते में या बुर्ज के छाल पे लिखा जाता था। वहीं पे इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो हार्ड सरफेस पे जो हमें लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। फिर तीसरा पॉइंट आता है, रिटर्न टू रसीदस क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। मतलब कि जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं चैप्टर, तो वहाँ रसीदा एक क्वेश्चन पूछती है, अब वो आंसर हम उसका दे रहे हैं। वन कैन नो अबाउट द पास्ट बाय स्टडिंग हिस्टोरिकल सोर्सेज सच एज डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस दैट वर क्रिएटेड लॉन्ग एगो। ठीक है, तो रसीदा का सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते कैसे, पास्ट के बारे में जानते कैसे। तो उसका आंसर सिंपल था, ये बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, ये सब जब हम पढ़ते हैं तब हम लोग पास्ट के बारे में जानते हैं। चौथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, वैसे चीज़ों को ढूंढना है जो किससे बना हो, पत्थर से बना हो, जिसको स्टडी कर सकता है कौन, आर्कियोलॉजिस्ट। तो हम लोग क्या क्या ढूंढ सकते हैं, तो पत्थर से बना हुआ टूल्स, पत्थर से बना हुआ हथियार, पोट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग ढूंढ सकते हैं जो क्या हो सकता है, पत्थर से बना हो सकता है। ठीक है, और वैसे चीज़ जिनका अध्ययन आर्कियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, इसमें दोनों है। हमारा पांचवा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आंसर सिंपल सा है,
ऑर्डिनरी पीपल लाइकली डिड नॉट फाइंड देयर डेली एक्टिविटीज सिग्निफिकेंट इनफ टू रिकॉर्ड, मतलब वो लोग उतना इंपॉर्टेंट काम करते नहीं थे जो उनको लगे कि उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. एडिशनली हायरिंग ए स्क्राइब टू राइट डाउन इवेंट्स वुड हैव बीन एक्सपेंसिव. In contrast, kings and ruler could afford to employ chroniclers to record their achievement and important event for further generation. मतलब कि साफ साफ इससे पता चलता है कि राजा लोग अमीर हुआ करते थे और वो लोग स्क्राइब को पैसे खिला के या पैसे दे के उनको बुला सकते थे जो उनके लिए लिख सकता था, लेकिन गरीब लोग जो आम लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो स्क्राइब को बुला के अपने बारे में लिखें. यही कारण था कि राजा लोग जो थे वो अपने हिस्ट्री के बारे में लिखवाते थे, अपने बारे में लिखवाते थे, अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखवाते थे ताकि उनके आने वाले जनरेशन उसको पढ़ के देख सके. छठा क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स. ठीक है, मतलब सिंपल से हम लोग को 2 तरीका बताना है जिससे हम ये देख सकते हैं कि राजाओं की ज़िंदगी जो हो सकती थी वो डिफरेंट हो सकती थी खेती करने वालों के लाइफ से. तो आंसर क्या है, किंग्स फाउट बैटल्स एंड केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज. मतलब सबसे पहले राजा तो लड़ाई करते थे और वो उसका सारा रिकॉर्ड रखते थे, जबकि फार्मर्स किसी भी तरह का लड़ाई नहीं करते थे बल्कि वो लोग सिंपल सा फार्मिंग करते थे. ऑल्सो किंग्स लाइकली लिव्ड इन पैलेसेस एंड वोर फाइन क्लोथ्स वाइल फार्मर लिव्ड इन सिंपलर हाउसेज एंड वोर मोर बेसिक क्लोथ्स. मतलब सिंपल सा राजा क्या होते थे, लड़ाई करते थे, वो लोग महल में रहते थे और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, जबकि फार्मर जो थे वो खेती करते थे और सिंपल घर में रहते थे और उनके पास नॉर्मल सा कपड़ा होता था. ये सारा हमारा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन. अब आते हैं कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बिलोंग करता है. सबसे पहला क्वेश्चन आता है द वर्ड इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिवर. मतलब कि जो इंडिया नाम है वो किस नदी से लिया गया है. तो ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी सिंधु जिसको हम लोग इंदस भी कहते हैं, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र. तो आंसर क्या होगा, सिंधु या फिर इंदस. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सुलेमान एंड किरथर हिल्स आर लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे कंट्री. मतलब सुलेमान एंड किरथर पहाड़ी जहाँ पे पहली बार बार्ली और वीट का उत्पादन किया गया था 8000 साल पहले, वो मॉडर्न डे में वो किस कंट्री में है. तो पहला है इंडिया, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान. तो आंसर क्या है, पाकिस्तान, ऑप्शन सी. दूसरा क्वेश्चन कहता है द अर्लीस्ट सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट flourished on the banks of which river about 4700 years ago. ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी इंदस. मतलब कि ये सारे में कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने 4700 years बैक जो पहला सब कॉन्टिनेंट एरिया में सिटीज़ बना था वो कहाँ बना था. तो सिंपल सा है, इंदस नदी के किनारे 4700 years ago इंदस के किनारे. वहीं पे 2500 साल पहले का बात करें तो वो हमारा फिर कहाँ हो जाता है, तो वो हमारा गंगा नदी के किनारे हो जाता है. अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन व्हाट आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल कोल. मतलब कि हार्ड सरफेस पे जब लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं. ऑप्शन ए मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑप्शन बी एपिक्स और ऑप्शन सी इंस्क्रिप्शन. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंस्क्रिप्शन. मैन्यूस्क्रिप्ट हम लोग पतले सरफेस पे लिखते हैं जैसे कि ताड़ और भुज का छाल या फिर नॉर्मल पेज. एपिक भी जो होता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट में ही लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा जाता था. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंस्क्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द ऋग्वेदा वेयर द नेम भारता और भारत इज मेंशन्ड इज डेटेड टू अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो. मतलब कि ये जो ऋग्वेदा था वो कितने साल पहले लिखा गया था जिसमें भारत नाम को मेंशन किया गया है. तो ऑप्शन ए है 8000 साल पहले, ऑप्शन बी 4700 साल पहले, ऑप्शन सी 3500 साल पहले और ऑप्शन डी 2500 साल पहले. तो आंसर क्या होगा, 3500 साल पहले. Thank you for watching this video. If you like the video, please like it and subscribe our channel. If you have any doubt or if you need any other videos on any other topic, you can comment in the box. Thank you.